राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। सावरकर को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत और राजनाथ सिंह के एक बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, स्वतंत्रता के बाद से ही वीर सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। आज के समय में वास्तव में वीर सावरकर के बारे में सही जानकारी है ही नहीं, अभाव है। राजनाथ सिंह ने अंग्रेजों के सामने सावरकर की दया याचिका के बारे में एक खास वर्ग के लोगों के बयानों को जिम्मेदार ठहराया। राजनाथ सिंह ने कहा, महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने अंग्रेजों के सामने दया याचिका दी थी। उन्होंने कहा, सावरकर के बारे में झूठ फैलाया गया। राजनाथ सिंह यहां तक कह गए, जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता तब तक शिकारी महान बना रहता है। जरा सुनिए, जो एक किताब लिखी गई है वीर सावरकर पर, उसके लॉन्च पर क्या बोले संघ प्रमुख और राजनाथ सिंह। कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता है, एक स्वर में बात करता है। हमारी राष्ट्रीयता के ये सारे मूल तत्व है। उसका उद्घोष करने वाले सावरकर जी को, ये जिनको ये उदारता पता नहीं है, उन लोगों ने बदनाम करने का अखंड प्रयास चला है, आज भी चलता है। अब आदमी की बुद्धि छोटी है तो क्या करेगा। ऐसा लोगों ने सावरकर जी के बारे में और कई प्रकार की निंदाएं प्रचारित की। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था कि यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उदय माहुरकर, जो कि अब केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने और चिरायु पंडित ने मिलकर एक किताब लिखी है, वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। यानी एक ऐसा शख्स जो अगर रहता तो शायद देश का विभाजन रोक सकता था। यह किताब कल खुद देखिए तस्वीरों में, राजनाथ सिंह और मोहन भागवत ने इसका विमोचन किया और इसी कार्यक्रम में राजनाथ सिंह और मोहन भागवत बतौर मेहमान पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह भाषण दिया, वो मैंने आपको सुनवाया। अब भागवत और राजनाथ सिंह के इन बयानों के बाद देश में तीखी सियासी बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजनाथ सिंह पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, एक दिन ये लोग सावरकर को राष्ट्रपिता का दर्जा दे देंगे, महात्मा गांधी से छीन लेंगे वो दर्जा। राजनाथ सिंह इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, जरा सुनिए ओवैसी को। गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी। क्यों? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी बोलते जेल जाओ, जेल भरो, और आप कह रहे हैं गांधी को से जोड़ रहे हैं। कहां कहां का गांधी बताइए ना आपने। कितना तोड़ मोड़ के झूठ बोलते रहेंगे लोग। कांग्रेस की तरफ से राजनाथ सिंह और मोहन भागवत के इन बयानों पर तीखा पलटवार किया गया है। सोशल मीडिया पर यह बयान आ रहे हैं। आधिकारिक तौर पर ना बहस में कांग्रेस के प्रवक्ता शामिल हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कांग्रेस की तरफ से उनकी प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्विटर पर जरूर अपना विरोध जताया है। ट्विटर पर रागिनी लिखती है, सावरकर का शुद्धिकरण करने के लिए राजनाथ जी को गांधी का सहारा लेना पड़ा। कटाक्ष कर रही हैं रागिनी नायक। इनके हिसाब से गांधी के कहने पर सावरकर ने माफीनामा लिखा। यानी गांधी का इतना बड़ा चेला होकर गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने वाला सावरकर, और उसके आगे देखिए कायर शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। कायर के साथ एहसान फरामोश भी था। राजनाथ सिंह के
और मोहन भागवत के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही, बल्कि कल रात से ही लगातार सावरकर, गांधी जी, ये किताब और उनसे जुड़े तमाम मुद्दे ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बहस छिड़ी हुई है। उसी बहस में कूदते हुए, शामिल होते हुए इतिहासकार इरफान हबीब ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हां, एक खास रंग में रंगे इतिहास को लिखने का चलन सही में बदल रहा है, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया कि सावरकर ने दया याचिका लिखी थी। ऐसे में अब कोई दस्तावेजी सबूत की जरूरत ही नहीं है। नए भारत का नया इतिहास, यह इरफान हबीब ने ट्विटर पर कटाक्ष किया है मोहन भागवत और राजनाथ सिंह पर। वहीं मशहूर फिल्मकार राकेश शर्मा ने भी ट्विटर पर इसी मुद्दे पर अपनी राय दी है और उन्होंने भी तंज कसा है। राकेश शर्मा लिखते हैं, सावरकर ने 6 दया याचिका लिखी थी, क्षमा दान की भीख मांगी थी। जेल में जाने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने 1911 में पहली दया याचिका डाली थी। इसके बाद 1913 में दूसरी दया याचिका दी गई थी, जबकि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे थे। मंत्री जी व्हाट्सएप दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो बहस छिड़ी है, इस पर विस्तार से थोड़ी देर में आता हूं। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन जल्दी से आज की पीढ़ी के लिए, या जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए, विनायक दामोदर सावरकर का एक छोटा सा परिचय आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, सुनिए। वीर सावरकर के नाम से भी इनको जाना जाता था, विनायक दामोदर सावरकर। कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा के ये समर्थक माने जाते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक थे और विचारक थे। इसके अलावा वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, कवि थे, लेखक भी थे और नाटककार भी थे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से वीर सावरकर ने पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान अभिनव भारत सोसाइटी बनाई। अपने भाई के साथ मिलकर यह सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। ब्रिटेन से इसके अलावा लॉ की पढ़ाई की। ब्रिटेन में इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन, उनमें भी शामिल रहे। सावरकर को 1910 में लंदन से गिरफ्तार किया गया था। नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया था और 1911 में सावरकर को अंडमान की सेल्यूलर जेल भेजा गया था और 1921 तक, 10 साल तक वो अंडमान की सेल्यूलर जेल में रहे, काला पानी की सजा काटी। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया, लेकिन बाद में बरी हो गए। गांधी जी की हत्या के आरोप में सावरकर जेल भी गए थे। 1949 में सबूतों के अभाव में गांधी जी की हत्या के केस में वो बरी हो गए और 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। चलिए, राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपको बताते हैं। बड़ा सीधा सवाल है, सावरकर वीर या फिर बदनाम? और दूसरा, क्या वाकई गांधी जी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों से मांगी थी माफी? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम, अतुल कुमार अंजान सीपीआई के वरिष्ठ नेता और शांतनु गुप्ता लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवनी भी लिख चुके हैं। आप सभी का स्वागत। राजीव जेटली, शुरुआत आपसे। राजीव जेटली, आपकी सरकार पर बार बार आरोप लगता है कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इतिहास गलत तरीके से लिखा गया, उसे सही कर रहे हैं। क्या इतिहास को सही करने की दिशा में ही यह किताब आई और मोहन भागवत और राजनाथ सिंह का यह बयान आया है? जिस तरीके के बयान आ रहे हैं मानक जी, मुझे लगता है कि जो वीर सावरकर जी ने तेल निकाला था, लगभग 30 पौंड तेल रोज का, उस तेल के अंदर डुबो कर इनको बाहर निकालना चाहिए, तब इनको शायद थोड़ी सी अकल आए, जिन लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। आपने देखा कि वीर सावरकर पहले ऐसे राष्ट्रभक्त थे, पहले जो 10 साल तक जिन्होंने हर रोज 30 पौंड तेल निकाला। मुझे आज इसी डिबेट में कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता यह बताए कि हमारे नेता कितने वक्त तक जेल में रहे और कितना उन्होंने तेल निकाला, या कितनी उन्होंने कड़ा परिश्रम जेल के अंदर जाकर के किया। वीर सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी जो ब्रिटेन की महारानी थी उसकी शोक सभा में सम्मिलित होना पसंद नहीं किया। पहले ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने वरिष्ठ की शपथ भी लेते हुए कहा कि मैं आपके प्रिंसेस की, आपके महारानी की शरण में जाकर शपथ नहीं लेना चाहता। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर इन्होंने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब मुझे यह बताइए कि आज तक के इतिहास के अंदर किसी ने भी इस बात को नहीं रखा कि वीर सावरकर जी का योगदान नहीं रहा। जब तक हम आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों नहीं थे, महात्मा गांधी जी ने भी उनकी तारीफ करी। और भी कोई, जैसे अभी आज आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने भी इस बात को रखा कि वीर सावरकर जी जिस आइडियोलॉजी पे चलते थे वो आइडियोलॉजी थी स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद की। अगर हम विवेकानंद जी की और दयानंद जी की आइडियोलॉजी पे चलते हैं और उस आइडियोलॉजी की खिलाफत की जाती है, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है या इतिहास में उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो ये उंगली वीर सावरकर जी पर नहीं उठाई जा रही है, ये उंगली उठाई जा रही है स्वामी विवेकानंद की आइडियोलॉजी के ऊपर, स्वामी दयानंद की आइडियोलॉजी के ऊपर। अगर उनकी आइडियोलॉजी से आप प्रभावित नहीं राजीव, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ आप चलना चाहते हैं, लेकिन वो क्या रहा है ना, तो सोशल मीडिया पर इतिहासकार भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कौन सी किताब में, इतिहास की किताब में ये लिखा हुआ है, कहां पर लिखा गया है इतिहास में कि गांधी जी के कहने पर सावरकर ने माफी मांगी थी और वो मर्सी पिटिशन, दया याचिका लिखी थी। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं 1911 और 1913 दो बार वीर सावरकर मर्सी पिटिशन लिख चुके थे और गांधी जी लौटे 1915 में हिंदुस्तान। मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटिकल पोर्ट बॉयलर, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसमें डेट का भी उल्लेख किया गया है, किस डेट के अंदर किस बात पे महात्मा गांधी जी ने वीर सावरकर जी से कहा था कि आप मर्सी पिटीशन दाखिल कीजिए। लेकिन आप गौर कीजिए मानक जी, आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई थी। 10 साल तक, मैं दोबारा कोट करूंगा, 10 पौंड तेल निकलवाया जाता था कोल्हू की तरह उनसे। बताइए कौन सा ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है? विरोधी कह रहे हैं जिस शख्स का नाम, जिस नेता का नाम महात्मा गांधी की हत्या में आया हो, उसको आप आज राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह बता रहे हैं। आप अपमान कर रहे हैं देश का, गांधी जी का। देखिए, नेहरू जी ने अपनी राजनीतिक सर्वाइवल करना था, उन्होंने तो कोशिश कोई कम नहीं करी। उन्होंने दिल्ली के लाल किले के अंदर बंदी बनाकर रखा उनको, लेकिन क्या हुआ? न्यायालय में जाकर क्या हुआ? कौन झूठा साबित हुआ? देखिए, ये आपने जो राजनीति करी थी इस देश के अंदर, इस देश में बंटवारे की राजनीति जो करी थी, जो मिली भगत आप दो लोगों की थी, जिन्ना और नेहरू जी की, जिनकी वजहों से इस देश का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके सबसे बड़ी खिलाफत करने वाला अगर कोई था तो वीर सावरकर थे। उन्होंने कहा था कि मेरी हिंदुत्व, मेरी आइडियोलॉजी को गलत तरीके से पेश मत कीजिए। इस देश के अंदर सभी की प्रार्थना करने का, आस्था करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा कल्चर अलग नहीं है। इस देश के अंदर हिंदू भी रहेगा और मुसलमान भी रहेगा और ये देश एक रहेगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण ऐसे दो लोग थे, आचार्य प्रमोद कृष्ण, ब्रिटिश सरकार के अलावा हमारे देश के ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने इस डिवीजन का फायदा उठा के हमारे देश के अंदर सत्ता पे बड़े पदों में या पाकिस्तान में सत्ता पे बड़े पदों में बैठने का जो लुफ्त था वो उठाया? आचार्य प्रमोद कृष्ण कौन था बताइए? आचार्य जी, नेहरू जी ने इसका, आचार्य जी, आपकी सरकारों ने, आपकी पार्टी ने न सिर्फ वीर सावरकर का अपमान किया, उनकी राजनीतिक विरासत को मिटाने की कोशिश की, बल्कि देश के साथ भी धोखा किया। यह कह रहे हैं राजीव जेटली, बीजेपी, राजनाथ सिंह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और उदय माहुरकर और चिरायु पंडित, जिन्होंने यह किताब लिखी है। आचार्य जी बोलिए। देखिए मानक जी, एक तो इतिहास को बदलने की कोशिश अगर कोई करता है वो कर सकता है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है। इतिहास को बदलने की कोशिशें मुगलों के पीरियड में भी हुई, अंग्रेजों के पीरियड में भी हुई और देश की आजादी के बाद भी संभवतः हुई होगी। आज भी इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास कभी बदला नहीं जाता है, एक बात। दूसरी बात है, पंडित नेहरू के चरित्र हनन की कितनी कोशिशें आज की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस देश में जो 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था, तो पंडित नेहरू को जो राष्ट्र निर्माता कहा गया, इस देश में सुई नहीं बनती थी और हवाई जहाज बने, तमाम इंस्टीट्यूशन, दुनिया भर इस देश को आगे ले जाने का काम पंडित नेहरू के जमाने से हुआ, उस पर पानी फेरा जा रहा है, लेकिन ये पानी नहीं फेरा जा सकता। तीसरा सवाल है, जो देश की आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी भूमिका अदा की, मैं उन सबको नमन करता हूं। वो चाहे गांधी जी की विचारधारा से
संबंधित हों, चाहे वो भगत सिंह जी के साथ उनको फॉलो करते हों, चाहे वो नेताजी के साथ उनको फॉलो करते हों, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सीधे हों, लेकिन जिन्होंने जिस रूप में देश की आजादी में भाग लिया, देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया और कुर्बानियां दी, मैं उन सबको नमन करता हूं। सावरकर जी ने भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और केस दर्ज होकर उनको जेल की सजा हुई और वो काला पानी गए, वहां उन्होंने सजा काटी। मैं उनके उस योगदान को नमन करता हूं। लेकिन अगर जहां ये विषय है तो दूसरा विषय उनके साथ ये है कि उन्होंने दया याचिका दाखिल की। तो अगर कोई क्रांतिकारी दया याचिका दाखिल करता है या दया की भीख मांगता है तो उसके क्रांतिकारी होने पे प्रश्न चिन्ह लगता है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गद्दार थे, मैं ये नहीं कहना चाहता सावरकर जी का कोई योगदान नहीं था। मैं बिल्कुल इससे सहमति व्यक्त नहीं करता कि अगर कोई सावरकर जी को कमजोर कहे, कायर कहे, बुज़दिल कहे। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग सावरकर जी के लिए, क्योंकि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में उन भूमिका अदा की, उनका योगदान था। मगर मैं इस बात पे भी सहमति व्यक्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये भी पब्लिक डोमेन में है, इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने दया याचिका दाखिल की। क्योंकि क्रांतिकारियों से हमारे देश की जनता और पूरे विश्व की जो एक जनमानस है विश्व का, वो ये उम्मीद करता है, ये अपेक्षा करता है कि बागी जो होता है, बगावती जो होता है, क्रांतिकारी, माफ करिए आपको टोक रहा हूं, लेकिन सावरकर के समर्थक तो इसलिए और बीजेपी संघ के समर्थक कहते हैं कि जब आप ये कहते हैं क्रांतिकारी से आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो माफी मांगे, वो ये कहते हैं कि आपको पता है काला पानी में किन अमानवीय हालात में सावरकर को रखा गया था। क्या आपको जानकारी है 4.5 बाय 2.5 मीटर के एक छोटे से सेल में उनको रखा जाता था, जहां रोशनी भी नहीं आती थी, सिर्फ एक रोशनदान होता था। पूरे दिन उनको बैठने नहीं दिया जाता था, उनको खाना जो दिया जाता था गंदा दिया जाता था, जो बारिश का पानी आता था वो पीने के लिए दिया जाता था। आपस में बात करते थे तो पिटाई करते थे उनकी। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन करते थे तो अलग से सजा दी जाती थी। सुबह से शाम तक उनको बैठने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। अगर इतना टॉर्चर किसी पर होगा आचार्य जी, तो वो क्या करेगा? नहीं मानक जी, सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं सॉरी, माफी चाह के आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कोई इतना टॉर्चर होगा तो वो क्या करेगा? मानक जी, मैं बीच में मत बोलिएगा। अच्छा, राजीव जेटली 10 सेकंड, उसके बाद आचार्य जी वापस आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं अतुल। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। बोलिए। आपने कहा कि कोई इतना टॉर्चर करेगा तो क्या करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी ने 1920 में, देखिए, जो उनके ब्रदर को, वीर सावरकर जी के जो ब्रदर को लेटर लिखा, उस लेटर की कॉपी तक भी मौजूद है। आप जो बार बार इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि तोड़ मरोड़ करके रखा गया, गांधी जी ने जो लेटर दिया उसकी कॉपी तक मौजूद है। और आपने बार बार ये क्यों कहा इतना अमानवीय व्यवहार होने की वजह से उन्होंने मर्सी पिटीशन दी? गांधी जी का कहना था कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको जेल से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये लेटर का उल्लेख है बराबर इसमें। और मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं लेटर की कॉपी भी आपको शेयर करूंगा, मुझे पता है कि आपके पास ये कॉपी होगी। देखिए, आप बार बार अपनी तरफ से ये मत कोट करिए, क्योंकि ये कांग्रेस का काम है, ये कांग्रेस का काम है और कांग्रेस के नेताओं का काम है, क्योंकि उनकी दुकान इस बात से चलती है। ओके राजीव, ऑल राइट, ओके। मेरे पास भी ये चिट्ठी है, जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, और इसमें बाकायदा ये कहा गया है, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें मिला है अपनी रिसर्च के दौरान, उसमें लिखा गया है, मैं भी, गांधी जी कह रहे हैं उनके भाई से, सावरकर के भाई से, कि मैं भी अपने स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहा हूं। ये इस तरह की बात है, सही कह रहे हैं। आचार्य जी कंप्लीट करिए, आचार्य जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो बड़ा अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मानक गुप्ता को भी कांग्रेसी सिद्ध कर दिया। चलिए साहब, नया आपका सफर मुबारक हो आपको। दूसरी बात ये है, मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। आप बोलिए, मैं तो आपको भी कांग्रेसी नहीं कहता। मैं राजीव जेटली जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मेरी बात सुनिएगा। नहीं छोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि क्रांतिकारियों से हमारे देश की जनता ये अपेक्षा नहीं करती है कि वो दया की भीख मांगे या दया याचिका दाखिल करें, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, वो कोई गुनाहगार नहीं थे, वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मगर एक सवाल जो आप कह रहे हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिसको जंग आजादी में
जब वो शामिल हुआ और जेल भेजा गया उसे बड़े सुख सुविधाएं दी हों अंग्रेजों ने? ऐसा तो कोई क्रांतिकारी नहीं, सब पे जुल्म हुए। भगत सिंह को क्या उन्होंने फूलों की सेज पे बैठाया था? राजगुरु सुखदेव को फूलों की सेज पे बैठाया था? या पंडित नेहरू 14 बार जेल गए, क्या पंडित नेहरू को फूलों की सेज दी गई थी? जब पंडित नेहरू तब भी जेल में थे जब कमला नेहरू जी की मौत हुई। तो ये सब गांधी जी को कौन सा उन्होंने बिस्तर दिए होंगे अच्छे? मगर ये विषय नहीं है। विषय ये है, देखिए मानक जी, कि हम अपने जितने भी शहीद हैं और जितने बुजुर्ग हैं, जितने क्रांतिकारी हुए, उन सबको हम नमन करते हैं। किसी का कम योगदान था, किसी का ज्यादा योगदान था, क्योंकि हम इतिहास को बदल नहीं सकते। इतिहास बताता है कि सावरकर जी ने भूमिका निभाई आजादी की लड़ाई में, ये इतिहास बताता है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है उन पे जुल्म हुए, मगर इतिहास ये भी बताता है कि उन्होंने दया की याचिका दाखिल की। तो इसलिए हमें तीनों बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम किसी एक बात को स्वीकार करें, दूसरी को स्वीकार ना करें। मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा, ये न्याय नहीं होगा क्रांतिकारियों के साथ। ओके, अतुल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने राजनाथ सिंह को और मोहन भागवत को यह कहते हुए सुना कि जब तक शेर अपनी कहानी, अपनी बहादुरी की गाथाएं नहीं सुनाएगा तब तक शिकारी की बात ही मानी जाएगी? अतुल अंजान। राजनाथ जी शायद बहुत ज्यादा बोलते हैं, ऐसा लग रहा था वो बोल रहे थे जब सावरकर की और गांधी जी की बात हो रही थी तब राजनाथ जी वहां मौजूद थे। अगर नहीं मौजूद थे तो राजघाट पर अभी हाल में गए थे तो उनको गांधी जी की ये ध्वनि सुनाई पड़ी थी। क्या इतिहास को मरोड़ने की बात कर रहे हो? एक घुसपैठिए को, राजनाथ जी आप गृह मंत्री भी रहे हो और आज रक्षा मंत्री है, आप एक घुसपैठियों को मेजर जनरल का पदक देना चाहते हैं? इतिहास में क्रांतिकारी, आपने ठीक कहा, एक क्रांतिकारी जिन कष्टों का निवारण मानक गुप्ता जी आप कर रहे हैं, आपको बधाई कि आपने इस विषय पर चर्चा की। लेकिन जिन लोगों ने, कितने थे, 300 लोगों ने प्राण गंवाए थे, जाके देखिए अंडमान के सेलुलर जेल में, उन सबके नाम लिखे हैं। और भगोड़े नहीं थे, वो भगोड़े नहीं थे। गदर पार्टी के बाबा सिंह, सोहन सिंह भकना थे, पृथ्वी सिंह आजाद थे, अजय घोष थे, तमाम लोग थे। मार मार के काट दिया, मच्छरों ने काटा, चूहों ने काटा, सांप ने काटा, मौत हो गई, माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। मास्टर सूर्यसेन का आज जन्मदिन है। बंगाल के वो क्रांतिकारी, देश के अनुशीलन के थे, मास्टर थे। तमाम लोगों को इकट्ठा करके इतिहास रच दिया उन्होंने क्रांतिकारियों को। चटगांव शस्त्रागार केस, इसमें अंग्रेजों का खजाना, सारा का सारा शस्त्र लूट कर चले गए। चटगांव में ये घटना हुई तो उनकी गिरफ्तारी हुई कि उनको अंडमान में भेजा जाए, और वो चटगांव के एक पहाड़ी में छिपे थे, किसी तरीके से पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद उनको मारा पीटा, जेल में रहे, उनके सारे नाखून और दांत तोड़ दिए, और जब मर गए उनको मार दिया। मार के उनके शव को अंग्रेजों ने बंगाल की खाड़ी में एक डिब्बे में डाल के लकड़ी के फेंक दिया। क्रांतिकारी तो ये थे ना, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु। तुम्हें कितनी कहानी बताऊं, कितनी कहानी बताऊं क्रांतिकारियों की, अशफाकुल्लाह की, क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह की, पंडित राम प्रसाद चलाने वाले लोग, काकोरी कांड के। राजीव, आपको मौका दे रहा हूं, एक-एक करके, वन बाय वन दे रहा हूं आपको मौका दे मैं आज सवाल आपके पास से मानव गुप्ता जी ये करना चाहता हूं। मोहन भागवत जी कह रहे थे कि राजीव, एक-एक करके आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। कौन सी राजनीतिक बहुत बड़े करीबी थे सावरकर के, डॉक्टर मुंजे, आप ये बताइए, महासभा हिंदू महासभा के नेता थे, बाद में और आरएसएस के। और एक बताइए, कितनी किताबें लिखी उन्होंने, एक भी ऐसे किताब में जिक्र है का नाम बताइए जिसने सावरकर ने, उनके कंटेम्पररी थे। सावरकर ने इसलिए माफी मांगी, गांधी जी ने कहा सावरकर की माफी। राजीव, एक सेकंड, दोनों क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आएगा, मैं उनकी बात सुन लूं फिर। आज भी बंबई के पुलिस कमिश्नर का जो संग्रहालय है उसमें फोटो रखी है, उनके लेटर की ओरिजिनल कॉपी रखी है, जब देखिए क्या लिखा है उन्होंने। एक क्रांतिकारी वो नहीं लिख सकता, एक कायर ही लिख सकता है, कोई वीर नहीं लिख सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मानक गुप्ता जी, ये सही सवाल। और मैं फिर आज विनम्रता से मोहन भागवत जी से निवेदन करता हूं, लिख के बताइए, आप लिख के बताइए, किताब छापिए कि आरएसएस क्यों नहीं राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में था, बताइए, इस पर किताब लिखिए। गोलवलकर कहते थे कोई आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहिए। क्रांतिकारी नारा दे रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिंदाबाद, और गोलवलकर के साथ ही आरएसएस के लोग कह रहे थे ब्रिटेन की महारानी जिंदाबाद। ये बातें क्यों कर रहे हैं आप?
और कितने साल जेल खाया। आप अभी हमारे मित्र राजीव जी जेटली ने कहा, आप इतिहास पूरा पढ़िए, 80 साल की सजा अंग्रेजों ने दी थी बलिया और गाजीपुर को 1942 में आजाद कराने के लिए। सरजू पांडे को, चित्तू पांडे को और तमाम लोगों को सजा दी गई। अतुल जी, एक हाथ में कलम। ओके अतुल जी, आपने अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी सुना। अतुल जी, आपने सुना ना आचार्य जी को के खिलाफ? आपने सुना ना आचार्य बहादुर गौड़, रवि प्रताप नारायण रेड्डी और मखदूम मोहिद्दीन लड़े। वो मखदूम मोहिद्दीन जिसने लिखा था, दो बदन प्यार के जल गए एक चमेली के मडवे तले। उसने कहा सिपाहियों के बारे में, ब्रिटिश सिपाही में जो भारतीय दाखिल हो रहे थे ब्रिटिश फौज में, जाने वाले सिपाही से पूछो वो किधर जा रहा है। वो जिसने लिखा कि चंद बात फूलों की करो, है ना, आज की रात फूलों की करो बात। अरे क्रांतिकारी थे, 20 साल की सजा काटी। अतुल जी, चलते ही अतुल जी, उसके अतुल जी आपको आवाज मिल रही है? अतुल जी, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, इस बात को आप क्यों नजरअंदाज कर देना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई में शामिल थे वीर सावरकर, इसीलिए तो उनको जेल भेजा गया था? क्या उन्होंने नासिक के मजिस्ट्रेट कलेक्टर की हत्या में उनके संगठन का हाथ आया इसलिए उनको जेल नहीं हुई थी? क्या 10 साल वो जेल में नहीं रहे? सिर्फ मर्सी पिटिशन लिख देने से क्या उनकी आजादी की सारी लड़ाई आप मिटा देंगे इतिहास में से? आप उन्हें घुसपैठिया कह देंगे? नहीं, मैं एक बात पूछता हूं, आजादी की लड़ाई का वो कंसेप्ट जो कह रहे थे, और भी एक और बात कहता हूं, आज मोहन भागवत जी और राजनाथ जी ये बताइए कि 1902, 3, 4, 5 में सावरकर ने एक किताब और एक आर्टिकल लिखी कि गाय का मांस खाना अच्छा है, यह जो है शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बोलिए ना, क्या बता रहे हैं आप इसके ऊपर? कुछ नहीं बताते, खाली देश के अंदर फिर एक बार सावरकर के नाम पे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पैदा करने का उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले ये साजिश है। शांतनु गुप्ता, का भंडाफोड़। शांतनु, पहले तो आप उंगली उठा रहे थे जब मैंने कहा कि बहुत सारे इतिहासकार भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है कि महात्मा गांधी के कहने पर ही सावरकर ने माफी मांगी थी, क्योंकि आपने इरफान हबीब का ट्वीट देखा होगा और बहुत सारे लोग और हैं। वो कह रहे हैं 1911 और 13 में मर्सी पिटिशन गई और गांधी जी आए थे 1915 में, तो फिर कैसे हुआ? मानक भाई, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ, बस मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिए और मैं एक राजनीतिज्ञ की तरह, एक विश्लेषक की तरह बात करूंगा। देखिए, मर्सी पिटिशन बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, 1911 से 1921 के बीच में उन्होंने कई बार फाइल करी। मर्सी पिटिशन एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसकी लैंग्वेज भी निर्धारित होती थी पहले से, कि किस तरह की भाषा जो उस समय ब्रिटिश सरकार में तय थी। सावरकर का इस्तेमाल अच्छा जेल में अंदर था, जहां वो रोज कोल्हू की बैल की तरह तेल निकालते थे, या बाहर जाकर था। बाहर आके उन्होंने किया, उनको रत्नागिरी जिले में 13 साल के लिए एक तरह से रिस्ट्रेन कर दिया गया। वहां उन्होंने दलित आंदोलन चलाए जिनकी बाबा साहब अम्बेडकर ने सराहना करी। वहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस के शब्द थे, ये त्याग का प्रतीक है, इज अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस। हाँ, और 1920 में लेटर प्रोड्यूस्ड है, उदय मावरकर जी की किताब में है, विक्रम संपत की किताब में लेटर प्रोड्यूस्ड है। आप लोग नेहरू मेमोरियल में जाके वो लेटर देख सकते हैं, जिस लेटर में गांधी जी ने सावरकर बंधुओं को एडवाइस किया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और यंग इंडिया 26 में 1920 में उन्होंने केस किया, उन्होंने एक पूरा दलील दी है महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया जो अखबार छापते थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा है कि सावरकर को क्यों छोड़ देना चाहिए। उस लेख में उन्होंने क्या शब्द कर गए? फेथफुल सन ऑफ भारत, ही इज ब्रेव, ही इज क्लेवर, ही इज फ्रैंकली ए रिवॉल्यूशनरी। जितना लिटरेचर होता था सावरकर का, वो लिटरेचर लिखते कैसे थे? दीवारों पर लिखते थे, जो कैदी छूट रहा होता था उसको कंठस्थ करवाते थे, बाहर जाके आदमी लिखता था। नेहरू जी की तरह कलम कॉपी नहीं मिलती थी उनको जेल में। ऐसा लिटरेचर कौन बांटता था क्रांतिकारियों में? भगत सिंह बांटते थे। भगत सिंह ने जितना लिटरेचर सावरकर का बांटा है उतना किसी ने नहीं बांटा। अब ये कहेंगे भगत सिंह भी गलत है। चलिए एक मैं आखिरी उदाहरण देता हूं, कंटेम्पररी बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने कहा, हिज नेम इज अ बायवर्ड फॉर डेयरिंग एंड पैट्रियोटिज्म। उनका नाम पर्यायवाची है साहस और देशभक्ति के लिए। स्टैंप जारी किया और उनके मेमोरियल के लिए 11,000 रुपए दिए। देखिए, क्योंकि आपकी त्वरित राजनीति के लिए सूट करता है, इसलिए इतने बड़े वीर व्यक्ति को, जिसको 2-2 काला पानी हो, 25-25 साल 50 साल की सजा हो, जो एक शिप से कूद जाता है, इतना साहसी, इतना अदम्य साहसी व्यक्ति को केवल अपने छोटे से पॉलिटिकल पॉइंट, मतलब हम लोग
मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं, हम लोग सब उनके नाखून की बराबर नहीं, उतनी हिम्मत नहीं है हमें। एक चींटी काट जाती है तो हम तिलमिला जाते हैं, उनके लिए मुंह से बोलना भी कैसे, क्योंकि आपके थोड़े से पॉलिटिकल पॉइंट्स को हो जाएंगे। और एक बात बता दूं, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, अभी के 2018 में अभी के सुप्रीम कोर्ट ने कपूर कमीशन को स्टडी करा, पुरानी कोर्ट को स्टडी करा और कहा महात्मा गांधी के कत्ल में सावरकर का कोई रोल नहीं था। देखिए आप देखते हैं, नहीं वो ठीक है, वो तो शांतनु वो ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जो लिखा, जो हमने पढ़ा है कई जगह, वो कहा जाता है कि सबूत नहीं मिले इसलिए सावरकर को छोड़ दिया गया महात्मा गांधी की हत्या में, जबकि जो उदय माहुरकर की किताब आई है, विश्लेषक नहीं है, आप संघ के कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं। देखिए आपको हिस्ट्री पता नहीं है, हिस्ट्री पता नहीं है, हिस्ट्री पता नहीं है, घर से निकल के आप लोग विश्लेषक नहीं है। सारे लोग जानते हैं आरएसएस के लोग, आरएसएस के आदमी है, यहाँ पे आ गए राजनीतिक विश्लेषक। लाइब्रेरी में मेरे पास मेंबरशिप है, मैं आपको लेके चलूंगा, एक पत्र दिखाऊंगा आपको। अगर आपको नहीं आता हो पत्र देखना तो मैं आपको पत्र दिखाऊंगा। तो आपसे कहना है शांतनु जी, बताइए ना क्यों आरएसएस राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में नहीं भाग लिया, कहिए मोहन भागवत जी से किताब लिखे। और राजनाथ जी को क्या कहना, राजनाथ जी तो वैसे ही बात करते रहते हैं। अच्छा ऑल राइट, नहीं मैं वापस सवाल पे आ रहा हूं। शांतनु मेरा सवाल ये था, ऐसे वॉरियर। ओके सर, एक सेकंड अतुल जी, एक सेकंड। इस किताब में जो, जहां तक मैंने उदय माहुरकर का एक इंटरव्यू पढ़ा है, उनसे मेरी अभी तक बात नहीं हुई है, उनका यह कहना है कि एक और झूठ को सही करने की कोशिश इस किताब में की गई है। यह झूठ फैलाया गया कि महात्मा गांधी की हत्या के केस में सावरकर को सबूतों की अभाव की कमी में छोड़ा गया था, जबकि सच यह है कि उनको फंसाया गया था और अंबेडकर ने खुद उस ट्रायल में, उस केस में सावरकर की मदद की थी। शांतनु, क्या यह सही है? जी बिल्कुल ठीक लगाया उदय जी ने। जैसे मैंने कहा, जब सावरकर जी बाहर आ गए, देखिए 1921 में बाहर आ गए, मान लिया कि चलो वो अंग्रेजों के साथ थे, तो वो करते क्या है, अंग्रेज उनको रत्नागिरी से बाहर नहीं निकलने देते। केवल 5 साल का अनुबंध था, लेकिन वो 13 साल तक हो गया। वो क्या करते हैं, दलितों की मंदिर प्रवेश का कार्य करते हैं, जिसकी अंबेडकर जी घोर सराहना करते हैं। वो कहते हैं कि दलितों को सेना में जाना चाहिए, जिसकी सुभाष चंद्र बोस घोर सराहना करते हैं। वो कर क्या रहे हैं, मतलब वो 1921 में बाहर निकलने के बाद कर क्या रहे हैं उसको देखिए। और फिर जब लगा कि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता जा रहा है तो उनको कहीं फंसाया जाए। जो नेहरू जी किसी भी बड़े व्यक्ति को नहीं चलने देते थे, उन्होंने सरदार पटेल को अपनी पार्टी में नहीं चलने दिया, किसी और को क्या चलने देते। जो भी बड़ा व्यक्तित्व था, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो गीत है, उस पर लता मंगेशकर ने गाने गाए हैं। लता मंगेशकर ने खुद कहा है कि वीर सावरकर को, लता मंगेशकर आज भी आप उनसे पूछ सकते हैं, जो शरीर में है। आचार्य जी कुछ कहेंगे? आचार्य जी, उसके बाद राजीव जेटली। आज भी कहती, आचार्य जी, नेहरू जी ने फंसाया, हिस्ट्री में उनका ड्यू नहीं मिला। अब अगर ये एक नैरेटिव चलाया जाएगा, आचार्य जी क्या करेंगे आप, कांग्रेस क्या करेगी? इंदिरा गांधी ने तो खुद कहा है, महात्मा गांधी ने खुद कहा है, इंदिरा गांधी ने तो स्टैम्प जारी किया है जी। देखिए एक तो अतुल रंजान जी जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि राजनीतिक विश्लेषक हमारे गुप्ता जी जो हैं, ये बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन ये एक विडंबना है इस देश की कि वर्तमान में सारे राजनीतिक विश्लेषक कहीं ना कहीं से संघ से प्रभावित हैं, ये भी सच है। तो मैं अब गुप्ता जी तो ये कहेंगे कि इस देश का जो सबसे ज्यादा बुरा हुआ है वो तो पंडित नेहरू ने किया, महात्मा गांधी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। ये तो महात्मा गांधी को जब से नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी, तब से ये लोग महात्मा गांधी का नाम लेना शुरू कर दिया है। मैं आज पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं और आरएसएस को संबंध रखने वाले कितने लोग हैं जिनके घरों में आज भी मानक गुप्ता देखिएगा महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं होगी। तो गांधी का नाम लेना तो इसलिए मजबूरी है कि ये गांधी का देश कहा जाता है, लेकिन गांधी को लाइक नहीं करते हैं। गांधी को लाइक अगर करते तो नेहरू को गालियां थोड़ी देते। तो इस देश का जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, अगर उस पर हम दृष्टि डालते हैं तो ये पक्का मान लो कि नेहरू के कैरेक्टर एसेसिनेशन के तक ही बात नहीं रुकी है। नेहरू खानदान के कैरेक्टर एसेसिनेशन उनका किया जाए और किया जाना चाहिए, और ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं इस देश की जनता को कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, वो अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये दुर्भाग्य है, इस देश का भी दुर्भाग्य है और इस लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है। मैंने अपने वक्तव्य को शुरू करने से पहले ये कहा था कि क्रांतिकारियों के योगदान को नमन करता हूं, चाहे उन्होंने कितना भी योगदान दिया, लेकिन देश की आजादी में योगदान था। मगर इतना बड़ा दिल बीजेपी वालों को भी करना चाहिए, उन्हें खुल के कहना चाहिए कि इस देश की आजादी के बाद और इस देश की आजादी के दिलाने में कांग्रेस की भूमिका थी और पंडित नेहरू का योगदान था। दिल से ये प्रशंसा नेहरू की नहीं कर सकते। नहीं, अब तो राजीव ठीक है, स्टैंड लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। स्टैंड इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इस किताब का शीर्षक पता है ना आपको क्या है?
द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। इसका मतलब गांधी जी ने और उस समय नेहरू जी ने देश का विभाजन करा दिया। अगर सावरकर होते तो विभाजन नहीं होता। कहना क्या चाह रहे हैं? मानिक जी, इस देश की बड़ी विडंबना है। ये तो कहते हैं नेहरू, ये तो पंडित नेहरू को और महात्मा गांधी को इस देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं। बोलिए राजीव। ये तो जिन्ना के साथ नेहरू को रखते हैं। राजीव मानक, आप कभी ऋषिकेश गए हो? जेटली जी से सवाल पूछेगा। मैं इनकी जिन्ना का राजनीतिक पार्टियों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अरे आचार्य जी सुनिए, मैं इन राजनीतिक पार्टियों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप कभी ऋषिकेश गए हो? आपने देखा होगा जितनी भी दुकानें खाने पीने की होती है उसके बाद चोटी वाला बनाया होता है, एक चोटी वाला बिठाया होता है। ये सब लोग बिल्कुल वैसी राजनीति कर रहे हैं, असली चोटी वाला, नकली चोटी वाला, बड़ा चोटी वाला, छोटा चोटी वाला। ये लोग महात्मा गांधी जी की फोटो लगा के अपनी दुकानें चलाते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। नेहरू जी को आजादी के बाद सबसे पहले टोकने वाले व्यक्ति कौन थे कि आप गलत दिशा में आगे चल रहे हैं? वो महात्मा गांधी थे। जब नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहता हूं, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्हीं की एक चहेते की लिखी हुई किताब के अंदर लिखा गया है, गांधी के बाद का भारत। उस किताब में आप पढ़ सकते हैं इस बात को। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम ये बात कह रहे हैं वीर सावरकर जी की, अब आप अतुल अंजान जी से पूछिए। वीर सावरकर जी के बारे में तो हमने बताया किस तरीके से अमानवीय व्यवहार उनके साथ हुआ। इनसे पूछिए बाबर के बारे में आपकी आइडियोलॉजी क्या है, इनसे पूछिए औरंगजेब के बारे में आपकी आइडियोलॉजी क्या है। ये इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। ये अपने आप में प्रूव करता है कि जो वीर सावरकर जी की हिंदुत्व की पॉलिसी, हिंदुत्व मतलब इस देश के अंदर सभी कल्चर के लोग एक समान हैं। अतुल जी 20 सेकंड, अतुल जी 20 सेकंड। राजीव जेटली की चुनौती है बाबर पर, औरंगजेब पर, इन पर कुछ कहिए, मुगलों पर। मानक जी, अरे मैं तो चुनौती दे रहा हूं, आपको क्या चुनौती दूंगा? मैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को और मोहन भागवत को चुनौती दे रहा हूं कि बताइए आपके कौन लोग आजादी की लड़ाई में जेल गए, उनके बारे में बताइए। और ये लिखिए क्यों नहीं आरएसएस के लोग राष्ट्रीय। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बड़ी दिलचस्प बहस होती है जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बार फिर से उन्हें पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। ये डिबेट भी देखिएगा, YouTube, फेसबुक पर दोबारा भी इसे देख सकते हैं। और उदय माहुरकर की किताब भी पढ़िएगा। आप सावरकर को पसंद करें ना करें, लेकिन पढ़िएगा जरूर। ज्ञानवर्धन भी होता है और एक अपना एक ओपिनियन भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। अतुल अंजान, थैंक यू। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजीव जेटली, शांतनु गुप्ता। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।